नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से हम आपके बीच हर दिन मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम कानूनी सलाहकारों से आपकी न्यायिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आईपीसी की धारा 498A से संबंधित है। इसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न आपके जहन में है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, आईपीसी की धारा 498A के तहत क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। इससे जुड़ा कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हर दिन मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। आज हम बात आईपीसी की धारा 498A के तहत कानूनी प्रावधानों की करने जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई सवाल है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम चर्चा आईपीसी की धारा 498A से जुड़े कानूनी प्रावधानों की करने जा रहे हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। फटाफट अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन सभी सम्मानित अतिथियों से। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ के शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रयागराज से कृष्ण जी शुक्ल हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और लखनऊ से गंगा सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत कृष्ण जी शुक्ल मैं आपसे ही करना चाहूंगा। दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों में कितना मजबूत हथियार ये एक्ट है महिलाओं के लिए? आईपीसी में पहले भी ये धारा थी, लेकिन जब हिंसा बढ़ने लगी और घरेलू उत्पीड़न बढ़ने लगा, बहुओं को जलाने की घटनाएं आने लगी तो सरकार ने फिर 498A उसमें संशोधन किया। अब इस कानून के तहत ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो दहेज 7 साल के भीतर अगर किसी बहू का दहेज उत्पीड़न होता है या कोई हिंसा होती, कोई बात होती है, तो जो आरोपी होंगे उन्हें ये साबित करना होगा कि उन्होंने उत्पीड़न नहीं किया है या हिंसा नहीं की है। तो इस पर 304 में भी संशोधन किया गया और उसके लिए गंभीर दंड देने के भी प्रावधान किए गए। और अब कोई भी परिवार का सदस्य अगर बहू को प्रताड़ित करता है और उसकी शिकायत थाने पर आती है तो एक तो वो अब यूपी में ये भी व्यवस्था कर दी गई है, महिला पुलिस द्वारा विवेचना की जाएगी और इसके लिए कई जिलों में आदेश भी जारी हो गए हैं कि महिला जरूर होनी चाहिए, क्योंकि महिला शिकायत करती है तो पुलिस के सामने वो सारी बात खुलकर भी नहीं कह सकती कि उसके साथ क्या क्या प्रताड़ना, किस तरह की प्रताड़ना हो रही है। तो दहेज उत्पीड़न से संबंधित या अन्य कोई इस टाइप के अपराध हैं जिसपे लेकर के ये नया संशोधन नियम किया गया है और जिसके तहत इसको और सख्त बनाया गया है। चलिए, बिल्कुल और भी तमाम हम इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। हालांकि आज हम चर्चा आईपीसी की धारा 498A की कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई परेशानी अगर आपके सामने है कानूनी तौर पर तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ चंद्रपाल जी मथुरा से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है चंद्रपाल जी, सवाल कीजिए। सर, जानकारी ये है कि धूल के दिना कछु लोगों में झगड़ा हुआ था जी, हम चले गए बचाव के लिए। हाँ सर, हमारा नाम फर्जी लिया गया हुआ है जी जी, और चौकीदार फुल एक्शन ले रहे हैं। हाँ, उनके वो रिश्तेदार हैं ब्राह्मणन के। सर, हम पैसे तो कोई कम हुई नहीं है, हमारे जान मान के लिए खतरा।
चले, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या आपके लिए कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। के शर्मा जी, इन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? इनका कहना है कि आपसी विवाद कुछ लोगों में था, ये बीच बचाव करने के मकसद से पहुंचे थे, लेकिन झूठा मुकदमा इनके खिलाफ भी हो गया है और लगातार इनको थ्रेट भी किया जा रहा है। देखिए, आपके लिए मैं सटीक कानूनी रेमेडी बता देता हूँ। देखिए, आप ये कर सकते हैं, देखिए खैर मुकदमा हो गया है, कोई बात नहीं है। आप ये काम कर सकते हैं कि मुकदमा खत्म करने के लिए यदि आपको लगता है कि आपको झूठा और गलत फंसाया गया है, आप वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे और आपको अभियुक्त बना दिया गया है, देखिए माननीय उच्च न्यायालय इसमें आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। आप 482 की पिटीशन जाती है माननीय उच्च न्यायालय में, तो आप क्योंकि मथुरा के हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आप जाएं और वहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि आप वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, आपने वहाँ पे कोई पार्ट प्ले नहीं किया है, तो इस आधार पर आपका ये मुकदमा, आपने धारा बताई नहीं किस धारा में हुआ है, तो वो धाराएं वहाँ से समाप्त माननीय उच्च न्यायालय कर सकता है। और वहाँ से नहीं होता है, मुझे लगता है कि कर देगा, हाईकोर्ट कर देगा, लेकिन लगता है कि नहीं होगा तो फिर आप ट्रायल में अपनी बात कहेंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं या मुकदमा ट्रायल शुरू करने से पहले खत्म कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई प्राइमा फेसी केस बनता है, ये खत्म कर देना चाहिए, तो वो कर देते हैं आपके मेरिट के आधार पे, आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे, और जो चीजें उनके सामने पेश की जाती हैं। ये बात ठीक है कि पुलिस ये सब काम करती है, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए माननीय न्यायालय बैठे हैं। आप उनमें जाएं, हाईकोर्ट की आप शरण ले सकते हैं, और अदरवाइज आप अगर इनके उच्चाधिकारी जो हैं, अगर इनके पक्ष में कोई गवाही देने के लिए तैयार है, जो उस वक्त वहां पर मौजूद रहा हो, तो क्या वो गवाही मान्य? देखिए बिल्कुल मान्य, यही माननीय उच्च न्यायालय देखेगा कि क्या आपके केस में ट्रायल करने की आवश्यकता रह गई है क्या। दूसरा ये है कि आप जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, मान लीजिए थाने लेवल पे किसी ने कर दिया है, तो आप पुलिस के डीजीपी को लिखें, आप अपने यहाँ के आईजी को लिखें, अपने यहाँ के जो डीआईजी को लिखें, और केंद्र में भी आप चीफ सेक्रेटरी को लिखें, जो होम डिपार्टमेंट सारी पुलिस उनके अंडर में आती है, आप उनको लिखें। देखिए आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप उनको ऑनलाइन लिखें या चिट्ठी से लिखें कि देखिए इस प्रकार से आपके पुलिस अफसर ने मुझे गलत फंसा दिया गया, मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था, मेरा वहाँ कोई रोल नहीं था। ऐसी घटनाएं मेरे साथ भी लोग कहते हैं, फोन पे मेरे को आते हैं कि भाई इस प्रकार से पुलिस फंसा रही है। तो देखिए आपकी रेमेडी ये है कि आप माननीय उच्च न्यायालय में जाएं खत्म कराने के लिए, और इनके पुलिस अफसरों को आप जो उनके उच्चाधिकारी उनको लिखें, आपको राहत मिलेगी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था चंद्रपाल जी, उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। जो शर्मा जी ने आपको तरीका बताया, वो तरीका आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। यूपी से अगले दर्शक जगमोहन लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जगमोहन जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर ऐसा है, हमारे सर्विस मैटर की मैंने हाईकोर्ट में फाइल किया था, तो वकील साहब बहस करने नहीं गए, इसलिए वो डिसमिस हो गई जी। तो हम जानना चाहते हैं कि ये विकाल करने का टाइम समय क्या होता है, कितना लिमिट होती है इसकी। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। गंगा सिंह जी, क्या जवाब देंगे? इनका मुकदमा अगर अदम पैरवी में खारिज हुआ है तो इनके पास उसमें लिमिटेशन 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर अगर दाखिल कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है जी। अगर 30 दिन से ज्यादा का समय निकल गया है तो उसमें विलम्ब माफी की दरखास्त लगा करके कर सकते हैं, वो रिकॉल हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए बिल्कुल जगमोहन जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों के भी साथ साथ अपील ये करते चलते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ बेहिचक इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आज हम चर्चा आईपीसी की धारा 498A की कर रहे हैं। गंगा सिंह जी, ये कोर्ट भी इस बात को मानती है कि आक्रोश बदले की भावना को दहेज कानून का फायदा नहीं मिलना चाहिए, और जिस 498A की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद कितना परिवर्तन महसूस किया आपने? देखिए, ये सही बात है कि प्रताड़ना के खिलाफ ये व्यवस्था की गई थी कि जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनको सजा दिलाई जाए, लेकिन उसका एडवर्स ये आया कि उसका मिसयूज होने लगा, चाहे वो किसी परिवार के द्वारा हो चाहे पुलिस के द्वारा हो, अपने अपने सेल्फिश मोटो को लेकर के। इसलिए इसमें संशोधन किया गया, और फिर चूंकि इसमें 498A में 3 साल की सजा है जी,
तो 7 साल से सजा जिसमें कम है उसमें तो वैसे भी डायरेक्ट जो है गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जी। सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत पूरी इंक्वायरी होगी उसके बाद में। अभी उसके बाद में ये व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, एक मीडिएशन की व्यवस्था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। जी। और वो सही भी किया, क्योंकि वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना वो जुडिशियल फोरम है, तो उसको कोई राइट नहीं है कि वो सब रिकमेंड कर दे कि इनको ये खत्म करना चाहिए या इनको सजा देनी चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कुछ जजमेंट दिए हैं, उसमें कुछ कमेटीज बनी हैं। एनीवे, अब सुप्रीम कोर्ट का वो है डायरेक्शन, उसको हम लोग जो मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें हाई कोर्ट में 482 की प्रोसीडिंग में जा सकते हैं। एफआईआर होती है तो आप एफआईआर डायरेक्ट 226 में चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट के सामने उसके तथ्य रखे जा सकते हैं। उसमें अरेस्ट होती है, इवन चार्जशीट भी आती है, चार्जशीट को 482 में चैलेंज कर सकते हैं। जी। तो इसमें थोड़ा सा ये किया गया है संशोधन कि जो मीडिएशन था उसको खत्म कर दिया गया है और ये डायरेक्ट जो है इस पे अगर चार्जशीट फाइल होती है, अगर इसका प्रोटेक्शन आप नहीं लेते हैं 482 में जाकर के, तो फिर आप आगे जाइए, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव करिए, ट्रायल फेस करिए, अपने को इनोसेंट साबित करिए। ये है व्यवस्था। चलिए, बिल्कुल। शर्मा जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? देखिए, क्योंकि ये 498 की बात चल रही है, तो मैं बहुत ही रिसेंट जजमेंट आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, एक उच्च न्यायालय के रेफरेंस पे क्वेश्चन ये था 498 पे। देखिए, किसी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ की शिकायत की 498 की, तो देखिए वहां पे दो चीजें आई। देखिए, एक पक्ष का ये कहना था, और सुप्रीम कोर्ट तक वो जजमेंट मौजूद है, एक पक्ष का एक जो आर्गुमेंट है वो ये थी कि भाई जहां पे अपराध का होना पाया जाता है, मतलब जहां पर वधु को या महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उस इलाके के मजिस्ट्रेट के यहाँ पे या पुलिस के यहाँ पे आप जा सकते हैं। दूसरा व्यू ये था कि चूंकि ये 498 का जो ऑफेंस है वो एक कंटिन्यूइंग नेचर का है। कहने का मतलब ये, जब उसको धक्के मार करके या मारपीट करके या प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो अपने माता पिता के यहाँ शरण लेती है, कहीं भी शरण लेती है, तो वहां से भी वो मुकदमा दायर कर सकती है। इसीलिए मैंने पिछली काफी 5-6 महीने हुए होंगे, मैंने डिबेट में कहा था कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो माननीय फुल जज बेंच ने 3 न्यायाधीशों की बेंच ने आज ही रेफरेंस में आंसर दिया। ये कहा है 498 का मुकदमा एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस का होता है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस की नेचर का होता है। कहने का मतलब ये, यदि पत्नी को मारपीट करके भगा दिया गया है हस्बैंड ने और वो माता पिता के यहाँ रह रही है, अपने फादर के यहाँ या मदर के यहाँ, तो उसको वहाँ से भी शिकायत करने का अधिकार रहेगा। ये आज कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दी है। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक अमित मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। नहीं सर। जय हिंद सर, अगर कोई आए अफसर जानबूझकर किसी एफआईआर लिखाए और वो कोर्ट तक पहुंचाए, उसके लिए आईपीसी 219 में प्रोवाइडर है, वो 219 आईपीसी क्या है वो बताएंगे? श्री कृष्ण शुक्ल जी, क्या जवाब देंगे इन्हें? इनका सवाल हम सुन नहीं पाए ठीक से। इनका ये कहना है कि अगर कोई आईएएस रैंक का अधिकारी अगर किसी के खिलाफ अगर अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए झूठा मुकदमा दर्ज करवा देता है और ये मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाता है, तो पीड़ित पक्ष के पास क्या कुछ विकल्प रह जाता है? हाँ, अगर ये क्रिमिनल केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में ये पर्याप्त सबूत ये दे देते हैं कि इनको झूठे ढंग से फंसाया जा रहा है, अधिकारी अपने दुरुपयोग कर रहे हैं पद का, तो धारा 340 के तहत उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष एक एप्लीकेशन दें और कहें कि इन्होंने फाल्स मुझे फंसाया है। अगर कोर्ट की फाइंडिंग आ जाती है कि आईएएस ने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती फंसाया है, तो 340 में उस अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। और अगर वर्डिक्ट आ जाती है तो अलग से भी ये केस कंप्लेंट केस भी दर्ज कर सकते हैं। तो दोनों रेमेडी उपलब्ध है। कोर्ट के आदेश से भी 340 में चलेगा, या फिर खुद ये चाहे तो जजमेंट आने के बाद ये मुकदमा कर सकते हैं। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ही तात्कालिक और जो समय पे कार्रवाई होनी चाहिए वो बता देता हूँ। देखिए, जजमेंट तो जब आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं रसूख के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है,
देखिए ये ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज है, यदि ऐसा है तो अब आपको करना क्या है? देखिए कहने से तो होगा नहीं है, आपको वो तथ्य वो दिखाने होंगे कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए कानून सबके लिए समान है, चाहे वो IAS अफसर हो चाहे थाने के दरोगा साहब हो। करना क्या है? देखिए गलत है तभी तो कानून में रेमेडी दी गई है। तो आप कानून का ये इस्तेमाल करके IAS के भी तो कोई सीनियर होंगे, वो भी तो किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे, उनकी विभागीय शिकायत करें आप। और देखिए और कोई नहीं सुन रहा है तो हाई कोर्ट में या माननीय उच्च न्यायालय में व्यवस्था करी गई है कि आप वहां जाकर के पर्याप्त रेमेडी ले सकते हैं। और उनके खिलाफ भी यदि झूठा मुकदमा कराया है तो 182 की कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। और मान लीजिए सजा झूठे मुकदमा कराने के बाद आपको हो गई है और आपने ये सिद्ध कर दिया कि इनके फंसाने पर ही मुझे सजा हुई है, तो उनको भी वही सजा होगी जो सजा आपको हुई है। तो इसमें भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास भी पर्याप्त रेमेडी कानूनी तौर से मौजूद है। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं अमित जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। अगले दर्शक यूपी से हमारे साथ जहन जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। हाँ सर, ये कह रहा हूँ सर, मतलब एक वसीयत है हमारी जी। तो मतलब वसीयत 2017 में सर, मतलब हमारे जो दादा हैं वो खत्म हो चुके थे। जी जी। उन्होंने लिखी थी हमारा नाम। हाँ। तो उसके बाद मतलब वो हमने मतलब वहाँ पे अपनी तहसील में मतलब वो करवाई, तो वो मतलब बार बार मतलब खारिज हो जाती, मतलब ये मालूम नहीं, मतलब वसीयत नहीं, मतलब नाम ट्रांसफर नहीं हो रही है। नहीं तो जवाब वहां से आपको क्या मिल रहा है? जवाब कुछ नहीं, कहीं बोल देते तहसीलदार के साइन नहीं हो रहे, कहीं मतलब कहीं कुछ, मतलब वकील जो कर रहा है मतलब वो। चले ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ। गंगा सिंह जी, क्या कदम इन्हें उठाना चाहिए? इनका कहना है कि इनके दादाजी एक वसीयत लिख कर गए थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है, लेकिन अब उस वसीयत के आधार पर उस प्रॉपर्टी को ये अपने अगर फेवर में करना चाहते हैं, अपने नाम पर कराना चाहते हैं, तो क्या कदम उठाएं? क्योंकि बार बार ये कहने की कभी तहसीलदार की तरफ से कभी लेखपाल की तरफ से व्यवधान इसमें उत्पन्न हो रहा है। इसमें प्रोसीजर ये है कि इनको वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज के लिए एक एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ेगी तहसीलदार के यहाँ, और इन्होंने तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दाखिल करी होगी तो लेखपाल से रिपोर्ट मांगी जाती है। लेखपाल रिपोर्ट देता, वसीयत की उसको चेक करता है कि वसीयत सही है नहीं है, तो रजिस्टर्ड वसीयत होगी, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है चेक करने की। वो ज्यादा होगा रजिस्ट्रार ऑफिस चेक करेंगे तो वसीयत सही है कि गलत है। और अगर तहसीलदार उसमें आनाकानी कर रहा तो SDM को शिकायत करें, DM को शिकायत करें कि साहब इतने दिन से मेरा मैटर पेंडिंग है और इसको दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चले बिल्कुल उम्मीद करते हैं जहन जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। संजीव कुमार अगले दर्शक। तरफ से एक बात है जी जी। अच्छा जी। जी जी। इसमें कोई भी वसीयत अगर की जाती है, हाँ, तो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, आजकल रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। जी जी। केवल वसीयत होने मात्र से वो वैलिड नहीं हो जाती। हाँ। तो उसको या तो जिला कचहरी से उसको वहां से अप्रूव करा लें या फिर हाई कोर्ट में टेस्टामेंट्री सूट दाखिल कर उसको प्रोबेट लेना पड़ेगा। जब कोर्ट द्वारा वो वसीयत अप्रूव्ड हो जाएगी तभी वो उसको यूज कर सकते हैं। अगर बेयर वसीयत है, रजिस्टर्ड भी है, तो तहसीलदार या कोई भी अथॉरिटी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोर्ट का उस पर अप्रूवल नहीं हो जाता। तो इसलिए इनको पहले कोर्ट में टेस्टामेंट्री सूट फाइल करना चाहिए और उसका अप्रूवल लेकर फिर तहसीलदार के दाखिल करें तो वो मानने के लिए बाध्य होंगे। चले बिल्कुल जहन साहब, जो अभी शुक्ला जी की तरफ से आपको तरीका बताया गया और गंगा सिंह जी ने भी आपको जो तरीका बताया, आप वो तरीका अगर अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। दिल्ली से संजीव कुमार अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। क्या सवाल है, क्या परेशानी है, बताइए। नमस्कार करना चाहता हूँ आपकी आवाज से। जी हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है 138 का। जी। हाँ, दरअसल क्या है कि मैं नीचे कोर्ट से मैं केस हार गया हूँ। जी जी। हाँ, 130 मैंने किसी पार्टी को पैसे दिए थे, तो पैसे देने के बाद उस पार्टी ने ना दाव पेश कर दिया। वो पूरे ना उस तरीके से ना जो जजमेंट में हुआ, उसने जज ने ये ऑर्डर किया कहने लगे कि आप ना ऐसे कुछ नहीं कर पाएगी, आप पैसा जो है आप लेकर आए। बात इस तरह की थी। वास्तविकता में क्या है कि मेरे पास उसका पार्टी का, जिस पार्टी को हमने पैसे दिए थे उसका एग्रीमेंट भी मेरे पास है, उसके हाथ की रिटर्न भी मेरे पास है, चेक भी सर है। फिर भी जज ने हमारे खिलाफ, मैंने जज को भी नहीं ये बोला
मैंने कहा सर आपने मेरे जो आगे जो किया है ये आपने गलत किया है। तो मैंने कुछ अब आप चाहते क्या है? सीधा मुद्दे पर आइए। सीधा मुद्दे पे ही आता हूँ। हेलो, अब मैं ना दिल्ली हाईकोर्ट में मैंने केस डाला सर। वो केस अब मेरा फाइनल उस पर चल रहा है, आर्गूमेंट पे एक साल से ऊपर हो गया है। जी जी। तो अब मैं चाहता हूँ कि सर इस केस में मेरे को मतलब कैसे हेल्प मिले जिससे कि केस में सही हो। ठीक, आप बने रहिए। के शर्मा जी, क्या जवाब? देखिए, मुझे जो लगता है ये माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में ये शायद रिवीजन में गए होंगे, क्योंकि नीचे से कन्विक्शन हुआ होगा, फिर अपील में गए होंगे सेशंस कोर्ट में, उसके बाद में हाई कोर्ट आए होंगे। देखिए, मुझे कहना इतना ही है, क्योंकि आप अक्यूज रहे होंगे उसमें और आपको कन्विक्शन दिया गया है। देखिए 138 का बहुत साफ फंडा है। देखिए, जब लीगली रिकवरेबल डेट होता है या आप किसी से लोन लेते हैं और उसके एवज में आपने चेक वगैरह इशू किया होगा, उसी पे कोर्ट ने आपको कन्विक्शन किया है। तो देखिए, आप यदि यहाँ आ गए हैं तो उसमें ये दिखाएं कि देखिए निचली अदालत ने आपका जो एप्रिसिएशन था एविडेंस का वो ढंग से किया नहीं है, और आपका जो रीजन हो, भाई आपने चेक किसी को कैसे इशू किया होगा, तो वो जो स्टोरी है या जो आपका जो वर्जन है या जो आपके साथ गवाह हैं जो अभी आपके पक्ष में रहे होंगे कि भाई ये कहानी थी इसलिए मैंने ये चेक इशू किया था। देखिए, यदि आपने ये सिद्ध कर दिया कोर्ट में कि वो लोन आपने किसी भी अपनी लायबिलिटी के लिए इशू नहीं किया था, तो आप उस पर बरी हो सकते हैं या नीचे से आपको सजा नहीं हो सकती है। आपको ये सिद्ध करना होगा कि वो जो चेक आपने दिया है वो चेक आपको देने की जिम्मेदारी बनती ही नहीं थी, तब तो आप इसमें मुक्त हो सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं संजीव कुमार जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। और बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।